हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर ही रहे होंगे। बच्चा बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बचा है, अभी 20 से 21 दिन आज से हमारे पास बच रहे हैं, जिसमें हमें एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होगा। और हम सब जानते हैं कि इस समय की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो होती है वो सिर्फ PYQs होती है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं उसी क्रम को। आज फिर एक बार आगे बढ़ाते हैं और 2019 के पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी बाल विकास को। ठीक है, और बहुत पास का डिस्कशन होगा, एनालिसिस होगी, इसलिए सभी को बहुत प्रेम पूर्वक जुड़े रहना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे आप। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम जो मेरा है वो ये है कि सेशन को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचेगा। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके सभी मित्र अच्छे प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकें। और जो लोग नए हैं आज के लिए, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली नोटिफिकेशन उन तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और अगर किसी भी विद्यार्थी को CDP का नोट्स चाहिए हो तो यहाँ आके व्हाट्सअप करेगा। वैसे नोट्स बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन क्यों और किस नेचर से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज वाली क्लास। और देखिएगा, पेपर आपके सामने आ चुका है। ये पेपर आपका 2019 में हुआ है, और आइए जानते हैं कि 2019 में क्या चीज़ें पूछी गई हमसे। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल मिलेगा। ओरिजिनल पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं भैया, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आया था आपका 2019 में, और इसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक, जिन भी स्टूडेंट्स को पूरे नंबर चाहिए ना, पूरे नंबर मीन्स 30 में से 30, वे लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। और आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से जब कभी किसी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं पता होता है तो उसका जवाब सही करने का, मतलब कह सकते हो कि 30 क्वेश्चन करते करते हम एक बात और जान चुके होंगे कि सही तुक्का कैसे लगाते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, और प्रयास ये करेंगे कि उसे हम ढूंढें जो उत्तर नहीं बन सकेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? कितना बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाषा को जो अर्जन है और उसके विकास का सबसे अच्छा जो समय है वो कौन सा हो सकता है। तो देखिए, जैसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये तो बच्चा उत्तर नहीं बनेगा। क्यों? जन्म पूर्व अवधि। क्या बच्चा भाषा जन्म से पहले ही सीख के आता है? ये तो गलत बात है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसकी संभावना है। किशोर तो बहुत चीज़ बड़ी हो गई। मध्य बाल्यावस्था भी थोड़ा सा आगे निकल गए हम, है ना, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था का मतलब हो गया उत्तर बाल्यावस्था के पास वाली एज हो गई। या यूँ कह सकते हो कि जब बच्चा एक किशोर होने की तैयारी शुरू कर दे, है ना, तो होता क्या है कि जो बचपन होता है, जिसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कह रहे हैं, ये भाषा को सीखने का सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था है। क्यों ऐसा है? आपने कभी ध्यान दिया होगा कि इसमें बच्चे ना जो कुछ भी हमें परिवार में, आस पड़ोस, विद्यालय में होता हुआ देखते हैं ना, उसे वो टोटली कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब वो सर्वाधिक सीखने वाले दौर में होते हैं। सबसे संवेदनशील अवधि मानी जाती है भाषा के विकास के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर जो बनेगा वो क्या होगा? सेकंड। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है? ठीक है बेटा, कल हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से PYQs पढ़े जाने चाहिए।
कैसे करोगे, कैसे आप सेल्फ स्टडी के थ्रू इसको आप मेंटेन कर सकते हो, अपने स्कोर को मेंटेन कर सकते हो। उस लेक्चर को आप देखिएगा जा करके, जहाँ पर हमने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं, है ना। अब आप समझिएगा, जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, वो अलग बात है कि इसका उत्तर हमको अभी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के संबंध में, आप बहुत डिटेल नहीं जानते हैं कोहलबर्ग के संबंध में, तो आप ना स्पेशल पेडागोजी के नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से लॉरेंस कोहलबर्ग के पूरा लेक्चर देख लो। इससे क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे ना उससे रिलेटेड, वो सब आपको आ जाएंगे। ठीक है, चलिए उत्तर क्या बनाएंगे भाई। तो ये लेटेंसी स्टेज कहलाती है, मूर्त और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। देखिए ये नैतिकता के विकास के जो चरण थे उसमें नहीं आएगा। मूर्त जो है वो आपका पियाजे के अनुसार सही माना जाएगा। प्रसुप्ति अवस्था ये भी नहीं बनेगा। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये कोहलबर्ग ने जो अपने 3 लेवल बताए थे और उसकी प्रत्येक की 2-2 स्टेजेस बताई थी, उसके संबंध में ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो कोहलबर्ग को कंप्लीटली आपको जानना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। किसका उदाहरण है? सिंपल है कि अगर जेंडर विशेष या सेक्स विशेष की ओर कोई अध्यापक विशेष अट्रैक्ट हो रहा है या बहुत ज़्यादा अटेंशन है उसका, तो सिंपल सी बात है, अगर एक सेक्स की तरफ वो ध्यान दे रहा है तो दूसरे सेक्स को वो नेग्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये तो जेंडर पक्षपात हो जाता है। सो इसका उत्तर क्या बन जाएगा आपका? फर्स्ट। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। उम्मीद है सब बच्चों को, सारे विद्यार्थियों को बात समझ में आ रही होगी कि क्या कहा जा रहा है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका, ठीक है, अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली? भाई देखिए, परिवार और अपने समाज से वो ये सब चीज़ें सीख के आया है कि किस तरह से एक लड़की होने की किरदार होगी या लड़कियों के विशेष काम क्या हैं। कहीं ना कहीं वो अपने घर परिवार से ये सब चीज़ें सीख के आया होता है। अभी ये क्वेश्चन ये है कि अगर इस व्यवस्था को थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया जाए तो कैसे, क्या उपाय ऐसे होंगे जो विद्यालय की तरफ से करे जाएं जिससे कि ये जो जेंडर पक्षपात को लेकर के समझ है ये थोड़ी सी कमज़ोर पड़े, है ना, और सेक्स के प्रति उनका एक पॉजिटिव अप्रोच हो, एक पॉजिटिव थॉट्स उनके अंदर आए। तो देखिएगा, फर्स्ट यहाँ पे बढ़िया होगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। परिचर्चा आप समझते हो, डिस्कशन किया जाना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं, है ना। डिस्कशन किया जाना चाहिए कि भाई क्यों या किस समाज के द्वारा या कब से या अब नहीं होता है जेंडर पक्षपात, है ना, या क्यों हो रहा है, उसके रीजंस क्या हैं, इसके लॉसेस क्या हैं, कैसे कितना नुकसान हो सकता है अगर हम इन सब चीज़ों में पड़े रहेंगे। ठीक है, तो अगर डिस्कशन किया जाएगा तो शायद बच्चों को बात समझ में आएगी। नंबर 5 पे आएंगे कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा था? सिंपल है, जीन पियाजे ने देखा था। अगर आपने जीन पियाजे को पढ़ रखा है, ओहो एक मिनट थोड़ा सा बेटा गलत हो गया, मैंने जल्दी में उत्तर कर दिया है। एक्चुअली नीचे कुछ और भी लिखा था, मैंने शुभ ध्यान नहीं दिया। चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय के वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया। देखिए ना, समाज और संस्कृति के विषय को महत्व देने वाले व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक मात्र लियो वाइगोस्की थे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब बनेगा वो सेकंड होगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। कहने की जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाले जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। मतलब गेम है, एक पजल है, ठीक है, जिसमें जूता बनाना होता है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं, है ना? तो वो होती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच के बारे में वाइगोस्की ने कहा था कि जब किसी विषय के बारे में बच्चा स्वयं से बात करता है तो वो कहलाती है आपकी प्राइवेट स्पीच। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म स्पीच जो होती है वो आपकी पियाजे ने, इसके फोल्डिंग जो थी वाइगोस्की ने, ये सब उन्होंने दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है ना। तो बच्चा ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, अगर आपने वाइगोस्की को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें समाज और संस्कृति की केंद्रीय भूमिका होती है, ठीक है। और समाज में केंद्रीय भूमिका में से जो विशेष लोग होते हैं वे MKO कहलाते हैं, जिनको आप ये कह सकते हो कि जैसे फ्रेंड्स हैं आपके, है ना, टीचर्स हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ये इसके फोल्डिंग का काम कर रहे होते हैं। मतलब बच्चे में मान लीजिए कोई पोटेंशियल यहाँ पर है और उसको ऊपर ले जाने का काम कर रहे होते हैं यही लोग, ठीक है। अब इसी का नाम क्या होता है, इसके फोल्डिंग, जो ये बीच का गैप होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। अब देखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें ये वाला ऑप्शन तो सेट नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है, जिसे हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग कहा जा रहा है, ये पियाजे की चौथी स्टेज का भाग है या उसकी प्रॉपर्टी है, ये नहीं हो सकता। थर्ड नंबर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो इसमें पदार्थ स्थायित्व वर्ड लिखा है, जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है, ये कहाँ देखने को मिल सकता है? ये तो आपका पहले स्टेज में था, सेंसरी मोटर स्टेज में था, तो ये भी नहीं बनेगा। समझ आ रही बात? और क्या नहीं बनेगा? प्रतीकात्मक खेल विचारों के अनुत्क्रमणीयता जो है, मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये आपका सेकंड स्टेज में है, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो पता चल गया कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखा है ना फर्स्ट में आएगा, ना थर्ड में आएगा, ना फोर्थ में आएगा, वो कहाँ आएगा? सेकंड में आएगा, संरक्षण एवं कक्षा समावेशन। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है ना? तो वो होती है आपकी स्कीमा, जिसके संबंध में उन्होंने कहा था कि स्कीमा जो है एक प्रकार की मानसिक संरचना है, जिसका उपयोग व्यक्ति वातावरण से अनुकूलित होने में करता है। ठीक है बच्चा, बहुत ध्यान से पढ़ लो, बहुत काम की चीज़ है। और अगर आप ऐसा कर ले जाओगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, ये अलग बात है कि थोड़ा वक्त लगता है मेरी क्लास में, लेकिन परीक्षा है आपकी, अगर हम जल्दी निकल जाएंगे तो आप फिर समझोगे कैसे, है ना। और रूट लर्निंग का तो विरोध हमेशा से हमने किया है, इसलिए उस पर कोई काम नहीं करना है। ठीक है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब किसी भी विषय को या किसी भी उद्देश्य को जानने के लिए आकलन की प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? तो देखिए प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, जैसे विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, मतलब कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड, ये तो नहीं होगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। जो आकलन होता है वो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता, मतलब बच्चा कितना किसी भी टॉपिक या फैक्ट को जानता है और उसके प्रति उसकी अपनी कन्फ्यूज़न क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आकलन जो होता है यही तो करता है, इसीलिए आकलन किया जाता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? देखिए अगर आपने बुद्धि नामक टॉपिक पढ़ा है तो फिर आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी। फिर भी नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लेंगे, अभी भी समय है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हमें बताना है कि बुद्धि के बारे में कौन सा सही है। तो पहला देखेंगे, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। भाई देखो ये बात ठीक नहीं है ना। बुद्धि एक निश्चित योग्यता नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर पाई जाती है, उसे चेंज किया जा सकता है, उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, मतलब बुद्धि जो निश्चित नहीं है वो इम्प्रूवेबल है, आप चाहोगे तो उसमें चेंजेस आ सकेंगे। ठीक है, सेकंड आएंगे,
तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा या निर्धारित किया जा सकता है। तो बुद्धि को सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन मानकीकृत परीक्षण उसके साथ प्रयोग में नहीं लाए जा सकते क्योंकि ये चेंजेबल है। ठीक है, क्योंकि फिक्स डेटा तो इसका होगा नहीं, सो ये भी गलत हो गया। बुद्धि एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। एकात्मक कारक तो था, लेकिन एकाकी विशेषक होगा, ट्रेट्स होगा, ये गलत बात है। बुद्धि में बहुत सारे ट्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बुद्धि बहुआयामी है, जटिल योग्यताओं का क्या है, एक समूह है। तो आप सभी को उत्तर मिल चुका है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। एकाधिक समाधान का मतलब होता है जो मल्टीपल सॉल्यूशन दे सकता हो। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। मौलिक क्या होता है पढ़ लेंगे, अभी परेशान मत हो। ओरिजिनल जिसको कहा जाता है, मूल जिसको कहा जाता है। रूही किन गुणों का प्रदर्शन करे भैया? रूही सृजनात्मक विचारक है, क्रिएटिव थिंकर है। एक बार पढ़ेंगे इंग्लिश में ताकि ये बात और समझ में आ जाए। रुचि ऑलवेज थिंक्स टू मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच और ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन क्रिएटिव थिंकर। ठीक है, समझ में आई होगी बात। मौलिक चिंतन का मतलब या मौलिक हल का मतलब है ओरिजिनल सॉल्यूशन, है ना। और एकाधिक समाधान का मतलब है मल्टीपल सॉल्यूशंस। ठीक है, टू अ प्रॉब्लम। ओके, आइए 13 नंबर को जानते हैं क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चा, परेशान ना होइएगा, अच्छे से पढ़िए और यहाँ से आपको एक बेहतरीन सलूशन मिलेगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा बच्चे क्या कर रहे हैं। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने से मतलब जो वंचित समूह से बच्चे आते हैं वो कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर इसको शिक्षक को कम करना है तो इसके लिए वो क्या करे, बड़ा सरल सा उत्तर मिल चुका है हमको। अपनी शिक्षण पद्धति पे विचार करना चाहिए। मतलब साफ है कि अगर वो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल है कि उनको आपके मेथड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए ताकि वो इंटरेस्टेड हों और उन्हें क्या काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, गलत बात है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, गलत बात है। तैयार करके हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत बात है। तो मतलब ये है कि फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। हतोत्साहित समझते ना, डिस्करेज करना। और हम पूरी सीटेट के एग्ज़ाम में कभी भी किसी लर्नर को डिस्करेज तो कर ही नहीं सकते ना। हमारा काम है उसको इनकरेज करना, उसको मोटिवेट करना, उसको पढ़ने के लिए मानसिक शारीरिक रूप से तैयार करना, ना कि उसे डिस्करेज करना। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो पठन वैफल्य का मतलब होता है जिसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। और डिसलेक्सिया का मीन होता है जहां पर पढ़ने लिखने से संबंधित समस्या हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या उत्तर बनेगा। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, मतलब जिस बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होगी वो एक अच्छे प्रोसेस में जाकर के रीडिंग नहीं कर सकेगा, या फिर जो लिखा होता है उसे वो ठीक से नहीं बता पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, तो फिर उसको डिसलेक्सिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है भैया? RTE एक्ट 2009 में, है ना, जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा थी वो किस पर आधारित है? तो बड़ा सरल है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। मतलब ये अधिकार मुफ्त शिक्षा लेने का या समावेशी शिक्षा का
देश के हर नागरिक का है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसी को बेसिस माना गया। ठीक है, आते हैं 17 नंबर को देखेंगे। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? तो प्राथमिक रूप से देखो, यंत्रवत याद करने पर आधारित का मतलब है ये तो रोट मेमोराइजेशन हो जाएगा, तो ये तो गलत है। प्रबलन पर केंद्रित, सेंटर्ड अराउंड रेनफोर्समेंट का मतलब हो जाता है। तो यार इसका उत्तर क्या बनेगा भाई? आप भी तो बता सकते हो। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होगा, मतलब फोकस्ड। देखो अवबोधन की प्रक्रिया नहीं समझ आ रहा ना, तो इसको नॉलेजमेंट कहते हैं। ये भी नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पढ़िए फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मतलब ऐसी किसी भी चीज़ पर फोकस करना जहाँ पर जो उसका मीनिंग मेकिंग हो, जो उसका अर्थ बताता हो। इससे आप सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? भाई देखो, हम बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा नहीं करेंगे, बच्चों को दंडित नहीं करेंगे, बार बार याद करने के लिए किसी एक सिद्धांत को सही बताकर उस पर दबाव नहीं बनाएंगे। तो क्या करोगे? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ताकि बच्चे उसे प्रूफ करें कि ये सिद्धांत है या नहीं है। अगर उनका सिद्धांत सही होगा तो उन नियमों के द्वारा उसकी पुष्टि हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो ऐसे नियम को हम कह देंगे कि ये आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, बड़ा सरल सा पेपर है। 19 नंबर देखेंगे। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? मतलब बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ कहीं ना कहीं इनका ध्यान है। ठीक है, तो देखिए केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ऐसी बात चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में नहीं करी गई। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, जी बिल्कुल, बाकी के ऑप्शन हम पढ़ेंगे। बच्चों के अनुभवों के प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, मतलब रोट मेमोराइजेशन की बात हो रही होगी। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना था वर्गित करना, जी नहीं, क्लासिफिकेशन तो नहीं करना है। ठीक है, 20 नंबर आएंगे। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र तो नहीं है, अलग नहीं है, सन्निहित है। सन्निहित समझते हो ना, इंटरवोवन विद, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, 21 आएंगे। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिएगा, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार, संरचनावादी जो सिद्धांत होंगे उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि बच्चे जो लर्निंग प्रोसेस होती है ना, वो अगर खुद करेंगे उस काम को तो ज़्यादा सीखेंगे। तो संरचनावादी जो सिद्धांत था उसका मूल मंत्र है कि करके सीखने पर वो बल देते हैं। ठीक है, अब देख लेंगे ये वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा जो मैंने आपको बताया। ये तो नहीं है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, जी बिल्कुल नहीं। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना करने की प्रक्रिया है। मिला? अगर आप हमारे शब्दों पर ध्यान देंगे ना तो फिर आपको उत्तर मिल जाएगा आसानी से, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात आपको आसानी से समझ आ जाएगी। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम होता है? मतलब अगर विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण दे दिए जाए और गैर उदाहरण देने का उसका रिजल्ट क्या होगा? बहुत सिंपल है कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे किसी भी विषय वस्तु के प्रति कॉन्सेप्चुअल थॉट रखें या कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करें, बनाएं, तो फिर आपको गैर उदाहरणों के माध्यम से उन चीज़ों की पुष्टि करनी होगी। ठीक है, चलो भाई 23 आएंगे। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो समझेंगे। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर बच्चों को लगातार आप पुरस्कृत करेंगे, डांटेंगे, दंड देंगे, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तक जिज्ञासा क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों? कई बार अगर जब आप पुरस्कार देंगे तो उन्हें वो काम सहज लगने लगेगा, उन्हें लगेगा कि जो सक्सेस हमने करी है वो कोई नहीं कर पाएगा। दूसरा,
अगर उन्हें दंडित किया जाएगा तो उनकी जो मोटर स्किल है वो कह सकते हो कि इनकरेज नहीं हो पाएगी ना, और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जो होगा स्टडी को लेकर के, लर्निंग को लेकर के, वो धीमा हो जाएगा। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं 24 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने का मतलब आप समझते ही हो। तो देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास है कि देखो, शारीरिक दंड तो नहीं देगा भाई। कौन सी चीज़ें, कौन सी टिप्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वे सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगे? तो शारीरिक दंड तो नहीं बनेगा। सेकंड आएंगे सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। जी बिल्कुल, अगर हम कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं तो बच्चों को उससे मदद मिलेगी, डर खत्म होगा। और थर्ड नंबर भी सही है। और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन मतलब होता ना कि देखो, है ना, आंटी का बच्चा आपसे बहुत अच्छा है, बगल वाले पड़ोसी का अंकल का बच्चा बहुत अच्छी मेहनत करता है, बड़ा अच्छा स्कोर उसने मेंटेन किया, तो तुलनात्मक नहीं होना चाहिए। मतलब कंपैरेटिव इवैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दो ऑप्शन आपके सही हैं, ये जहाँ भी मिल जाए वही उत्तर सही है। आपको दिख रहा होगा कि इसके लिए ऑप्शन जो बनेगा वो सेकंड नंबर बनेगा, ठीक है। अब आएंगे 25 में, देखेंगे कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। मतलब देखिए, बच्चे किसी भी विषय को लेकर के अपनी जटिलता प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। और उन बच्चों को इससे बाहर लाना है तो आपके पास सबसे बेहतरीन हथियार पेडागोजी या TLM क्या हो सकता है? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। जब बच्चे खुद से ढूंढेंगे, खोजेंगे, डिबेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे करके क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। 26 आएंगे। मतलब वही बात आ गई कि अगर आप हमारे साथ एनालिसिस करोगे तो पेडागोजी को लेकर के जो तुम्हारे अंदर भय है, जो समझ में अंतर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। 26 में आएंगे, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। मतलब प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए, तो कैसे हो सकता है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? ओके, ये देखिए चौथा, ये नहीं होगा प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना। मतलब कभी कुछ छोटा काम दे दो उन्हें, वो सक्सेस हो जाते हैं तो उन्हें कोई ना कोई अवार्ड दे दो, इससे ठीक नहीं है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना, एम्फसाइज ओनली अ प्रोसीड्यूरल नॉलेज जो होता है, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करना, जी बिल्कुल नहीं। चौथा आएंगे, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। 27 में आएंगे, निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ठीक है, समझिएगा बात को। वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी के साथ होता है? तो वो इन्फेंसी एज के बारे में आपने पढ़ा है, शैशवावस्था के बारे में वही होती है। 28 आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, वो है आपका चौथा ऑप्शन, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, है ना। 29 में आएंगे, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को आपको मिलते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? उसका होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आप इसका जवाब दे चुके हैं, जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण का मतलब हो गया, क्या हो सकता है, आप बताओगे? देखिए, आप सब समझते हो कि परिवार जो होता है वो फर्स्ट रीजन होता है और जो समाज होता है वो सेकंड होता है। इसमें आपका सबसे बड़े, देखो परिवार तो आप जहाँ जहाँ परिवार है ये तो हो ही नहीं सकता, मीडिया में पास पड़ोस कर दोगे ये भी नहीं। सबसे बढ़िया क्या है, विद्यालय में मीडिया, ये अगर आ जाते हैं तो फिर ये आपका सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी बन जाएंगे
और यही उसका उत्तर बनेगा। ठीक है, तो आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा कि 2019 में बाल विकास का पेपर या लेवल क्या था, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये पीवाई क्यूज का एनालिसिस था। अभी आज हम लोगों ने सीडीपी करी है ना, कल तो नहीं बट कल हम लोग करेंगे हिंदी को। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी एनालिसिस को समझ सकते हैं कर लीजिएगा, ताकि आपको आपकी परीक्षा में किसी स्तर की कोई समस्या ना हो। थैंक यू सो मच।